गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड की अलग अलग अवधारणाओं को देखा, अलग अलग थीसिस को देखा और कहीं ना कहीं इस बात को समझने का प्रयास किया कि ये जो ग्लोबल वर्ड के बनने का प्रोसेस था उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे। इसी क्रम में हमने 19th सेंचुरी के कुछ मूवमेंट्स को भी देखा, जिसमें लेबर मूवमेंट था, कैपिटल का मूवमेंट था, ये सारी चीजें देखी। मेजरली 3 मूवमेंट्स हमने देखे। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस दौर में 19th सेंचुरी के दौर में एक नए तरह की स्लेवरी सिस्टम ने जन्म लिया। हम जानते हैं कि यूरोप उस समय एकदम आधुनिक हो चुका था, मॉडर्न हो चुका था पूरी तरह से। जो प्रोडक्शन था वो मास लेवल पर चल रहा। मास लेवल का मतलब मशीनों की सहायता से जब किसी कंज्यूम की जाने वाली चीज का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए। इंपीरियलिज्म के समय में या कैपिटलिज्म के समय में जब कैपिटलिज्म होगा, आप समझिए कि जो इन्वेस्टर है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करेगा? उसका मुख्य ध्येय ही ये रहता है कि कैसे अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। तो यूरोप में कैपिटलिज्म था, हम ये समझ सकते हैं, ये हमने देखा भी। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो सोसाइटी का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल है वो बहुत ही अनइवन रहेगा। यानी समाज के बहुत थोड़े से लोगों के पास बहुत ज्यादा कैपिटल रहती है और समाज के बहुत बड़े वर्ग के पास बहुत कम कैपिटल रहती है। यानी कह लीजिए कि बस इतना ही रहती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को किसी तरह से पूरा कर ले। यूरोप के पास तो पैसा था, प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत थोड़े से लोगों के पास था। यानी उद्यमी वर्ग जो था, यानी जो वहां के बिजनेसमैन थे, जो लॉर्ड थे, लॉर्ड, और वही लॉर्ड सरकार में भी बैठे थे, वो लॉर्ड कर क्या रहे थे? पैसे को अपने पास सेंट्रलाइज कर। जो प्रोडक्शन हो रहा था वो यूरोप में बिक नहीं पाता था, क्योंकि डिमांड होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि जिस पर्टिकुलर चीज की आप डिमांड कर रहे हैं उसको परचेज करने के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर हो। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको जैसे कोई बाइक पसंद है और आप सोचते हैं कि मैं इसे चाहता हूं तो ये डिमांड है, तो दैट इज नॉट डिमांड। अगर आपके पास उस बाइक को परचेज करने के लिए जेब में पैसे हैं तभी वो इकोनॉमी में डिमांड कही जाएगी। तो यूरोप में चीजें तो चाहिए तो यूरोप में चीजें तो चाहिए थी लोगों के को, वो सोचते तो थे, आकांक्षाएं तो थी उनके पास, लेकिन डिमांड नहीं थी। यानी मास लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उस प्रोडक्शन की खपत यूरोप में नहीं हो सकती। तो अब उस प्रोडक्शन की खपत जब बढ़ेगी तभी ये इंडस्ट्रियलिस्ट जितने थे उनके मुनाफे बढ़ सकते थे। इसी मुनाफे को बढ़ाने के लिए विश्व के अलग अलग जगहों पर कॉलोनीज बनाई गई और उन कॉलोनीज में अपने इसी गुड्स को मार्केट किया गया, सेल किया गया और लाभ को बहुत ज्यादा किया गया। ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉलोनीज थी वो इन इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनीज के लिए या इन इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती थी, लेबर भी प्रोवाइड करती थी और साथ ही साथ उन जो फिनिश्ड गुड्स था उसके लिए कंजम्पशन का भी काम करती थी। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट। यूरोप मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, प्रोडक्शन हब बना हुआ था और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके प्रोडक्ट को उनकी कॉलोनीज में सेल किया जा रहा है। अब जब इतने मास लेवल पर प्रोडक्शन होगा तो बिना लेबर के तो प्रोडक्शन नहीं होता, बिकॉज देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसमें से लेबर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं लेबर माइग्रेशन 19th सेंचुरी में मूवमेंट याद करिए, लेबर माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है। इंडिया में भी ये चीजें हमको देखने को मिल रही थी इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन के तौर पर। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन क्या था कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट था और जो साउथ का पार्ट था, यानी सेंट्रल इंडिया का वह हिस्सा जहां पर पॉपुलेशन का डोमेस्टिकेशन ज्यादा हो सके
और ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है जहां रहने के लिए आवश्यक दशाएं काफी अनुकूल हो, नोबेल कंडीशन हो फॉर लाइफ सर्वाइविंग के लिए? ऐसा हमारा गैंगटिक प्लेन। तो गैंगटिक प्लेन के मोटे मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि जो गैंगटिक प्लेन के स्टेट है और इन स्टेट में रहने वाली जो आबादी थी उस टाइम। साउथ में भी आप देखेंगे, साउथ का जो कोस्टल एरिया है, अगर ईस्टर्न कोस्ट पे जाएंगे तो वहां भी आपको एलुवियल लैंड मिल जाएगा, एलुवियल सॉइल मिल जाएगी, तो उधर भी एग्रीकल्चर होता था। 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या था कि दीज एरिया, ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पर जो हमारा घरेलू उद्योग था, जो डोमेस्टिक यहाँ पर जो हमारा घरेलू ट्रेड था, यानी जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, वो काफी अच्छा था। जब अंग्रेजों ने इंडिया में कॉलोनी बनाई तो सबसे पहले इस घरेलू हथकरघा उद्योग, यानी जो हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री थी जो हमारी, उसको बर्बाद कर दिया। अब जब हैंडलूम इंडस्ट्री बर्बाद कर दी तो चाहे वो चाय पीने का कप हो या पहनने का कपड़ा हो या मिठाई में डाले जाने वाली चीनी हो या औरतों को पहनने वाली चूड़ियां हो, लगाने का सिंदूर हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ विदेशों में तैयार हो रहा था क्योंकि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री तो बर्बाद हो चुकी थी। तो अब विदेशों में से माल इंडिया में आके बिक रहा था। विदेशों कहने का मतलब यह है, फॉरेन कहने का मतलब यह है कि यूरोप में। तो उस पर्टिकुलर माल की, उस पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए लेबर फोर्स की तो जरूरत होगी। अब वो लेबर इंडिया के इन्हीं सेक्टर्स से माइग्रेट कर गए। कुछ इंडस्ट्रियल लेबर बन गए, कुछ बड़े बड़े बागानों में लगा दिए गए, प्लांटेशन के, अमेरिका के माइंस में लगा दिए गए, चिली चले गए गन्ने की खेती करने। ठीक ना? आज भी आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया में लगभग हर कोने में भारतीय गए हुए हैं और ये मैक्सिमम इंडेंचर्ड लेबर की पॉलिसी के तहत गए। इंडेंचर्ड का मतलब होता है गिरमिट। गिरमिट का मतलब होता है एक अनुबंध करार। इसके तहत जो रिक्रूटर होता था, वो मालिक जो होता था, वो लेबर से कुछ वर्षों का करार कर लेता था कि आप इतने पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमारे फॉर्म्स में, हमारे बागानों में या हमारे माइंस में आप चलकर काम करेंगे। जब आपका ये टाइम ऑफ पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप फ्री हो जाएंगे। आप चाहे तो उसी देश में बस जाइए या चाहे तो वापस आ जाइए या फिर आप कहीं भी फ्रीलांसर की तरह काम करें। तो ये था हमारा इंडेंचर्ड लेबर। ठीक ना? अब इसके थ्रू अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया से इनका माइग्रेशन हुआ ही क्यों और इंडिया के किन क्षेत्रों से मेजर माइग्रेशन होता है। तो बेसिकली वो एरिया जहां पर हैंडलूम इंडस्ट्रीज हमारी काफी आबाद थी, जिसको अंग्रेजों ने बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस हैंडलूम इंडस्ट्री में लगे हुए लोग बेरोजगार हो चुके थे, उनके पास कोई काम था नहीं। अच्छा, उस समय आप देखेंगे कि जो फार्मिंग थी हमारी, जो लैंड रिफॉर्म थे वो बिल्कुल थे ही नहीं। अंग्रेजों के कब्जे में जमीन थी तो वो अलग अलग पॉलिसी लगाकर खेती को भी बर्बाद कर डाले थे, तो वो किसानी भी नहीं कर सकते थे। तो ये लोग इन्हीं इंडस्ट्रीज, इन्हीं बागानों, इन्हीं माइंस में काम करने के लिए विदेश गए इंडेंचर्ड के तौर पर, गिरमिट के तौर पर। अब इस समय हमको क्या अभिव्यक्तियां देखने को मिलती है विश्व में, वो समझने की कोशिश करते हैं। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इन सम पार्ट एंड मिजरी इन अदर। कुछ क्षेत्रों में जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, अगर आप इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पर दो वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और ग्रोथ का मतलब होता है अभिवृद्धि। अब इन दोनों चीजों को जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इन दोनों चीजों में फर्क है। अब यहां पर देखिए ग्रोथ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग जनरली ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही चीजों में इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं, दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अगर डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, ये कंपलसरी है, लेकिन अगर ग्रोथ हो तो डेवलपमेंट हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इन सम पार्ट एंड मिजरी इन अदर्स। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन सम कंट्रीज गेट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लाइक यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ लाइक अफ्रीका। वो लोग जितना पहले डेवलप कर रहे थे उससे भी बिलो द जो उन्होंने एक्वायर्ड किया था उससे भी वो नीचे आ गए। अफ्रीका के एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जो स्लेवरी थी वो किस तरह से वर्क करती थी हमको समझना है। असल में एक ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, इंसानों का ट्रेड होता था।
जानकर बहुत हैरानी होगी। अगर हम अफ्रीका के मैप को देखें, वो कुछ इस तरह से हाथी के कान की तरह दिखता है हमको, सॉरी, ये कुछ इस तरह से दिखता है हमको। यहां पर देखें तो ये रेड सी है हमारा, और इधर अरेबियन सी है। ये ऊपर हमारा यूरोप है, सॉरी इंडिया है, माफ कीजिएगा एशिया है। इधर हमारा यूरोप है, अभी यूरोप है इधर। और यूरोप की जो उस समय कंट्रीज थी, जैसे फ्रांस, जैसे ब्रिटेन, जैसे जर्मनी, इन सब कंट्रीज ने जब न्यू सी रूट की खोज हो चुकी, तो उसके बाद सबसे पहले अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। ब्रिटेन ने भी कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, फ्रांस ने भी कुछ। इस तरह से यूरोप की अलग अलग कंट्रीज ने अफ्रीका के अलग अलग हिस्से पर अपनी कॉलोनीज बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि पहली बात कि अफ्रीका रिच रिसोर्स था मिनरल्स का। दूसरी बात कि ये अति पिछड़ा इलाका था, इसको थर्ड वर्ल्ड के नाम से आज भी जाना जाता है। दीज आर द ब्लैक कंट्री। ब्लैक का मतलब वो काले वाला ब्लैक नहीं, ब्लैक का मतलब काफी पिछड़ा हुआ। अब देखिए, जब कॉलोनी, मान लीजिए ये ब्रिटेन की कॉलोनी है और ये फ्रांस की कॉलोनी है, दोनों कॉलोनीज का मकसद क्या था? ब्रिटेन में होने वाला प्रोडक्शन उसकी कॉलोनीज में बिके, फ्रांस में होने वाला प्रोडक्शन फ्रांस की कॉलोनीज में बिके। ये तभी संभव हो पाता, तभी ये हो पाता जब ये लोग अपने अपनी कॉलोनीज की रक्षा, यानी उसको प्रोटेक्ट करने में समर्थ हो। इसके लिए यहां पर इन्होंने आर्मी लगाई, दोनों देशों ने। तो दोनों देशों की कॉलोनीज में होने वाले वार का इंपैक्ट इन दोनों देशों के फॉरेन पॉलिसी पर भी पड़ता था। हम देखेंगे आगे चलकर कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स और फ्रांस टकराए, तो इसका प्रभाव यूरोप में भी पड़ा, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, ठीक ना। तो इस तरह से इनको प्रोटेक्शन की जरूरत हुई, आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे। तो इस तरह से इनका साम्राज्य जो है वो बढ़ता गया। अब ब्रिटेन वाले करते क्या थे, या अफ्रीका वाले करते क्या थे? कुछ एरिया जैसे मान लीजिए पोर्चुगीज के कब्जे में था। अब यूरोप में जो चीजें थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक रही थी, लेकिन इनको बनाने के लिए लेबर चाहिए थी। तो इनकी फैक्ट्रीज में, और साथ ही साथ अटलांटिक पार, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की भी खोज हो सकी थी, लेकिन कोलंबस ने ढूंढ निकाला था अटलांटिक के पास। अब हो क्या रहा था, अफ्रीका से लेबर जो थे, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, स्लेव बनाया जाता था। इनको ले जाकर अमेरिका में बेचा जाता था। यहाँ पर जो माइंस थी, यहाँ पर जो बागान थे, वहां पर बेचा जाता था। इनसे रॉ मटेरियल या मिनरल्स या खाने पीने की चीजें खरीदी जाती थी उन गुलामों के बदले, और उसको फिर ब्रिटेन की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता था, उसको फिनिश गुड्स में बदला जाता था, और जितनी भी कॉलोनीज थी वहां बेच दिया जाता था। हजारों लाखों जो निग्रोस थे, जो ब्लैक लोग, जो ब्लैक्स थे, वो इन माइंस में काम करते हुए जिंदा मर गए। इन प्लांट में काम करते हुए उसी जमीन की खाद बन गए। असल में यूरोप बेटा जहां आज खड़ा है ना, ये लाखों लाशों के ऊपर यूरोप डेवलप हुआ है आज, ऐसा कहा जा सकता है। असल में यूरोप को आबाद करने में यूरोपियंस का उतना हाथ नहीं था जितना अदर कंट्रीज के लेबर्स का था। तो इस तरह से ये ट्रेंगुलर ट्रेड चलता था। अब ये जो इंडेंचर्ड लेबर था, अब यहां पर स्लेवरी तो थी, लेकिन कुछ निश्चित समय के लिए स्लेवरी, ठीक ना बेटा। तो ये इंडेंचर्ड लेबर आपको समझ में आएगा। अगला जो पॉइंट है, हायर इनकम फ्रॉम सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। मैंने बताया कि जब कैपिटलिज्म होगा, तो कैपिटलिज्म की ये बहुत ही खास प्रवृत्ति है कि जो कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइवन होगा। और अगर सोशलिज्म है कहीं पर, तो सोशलिज्म की तो बेसिक थियरी ही यही है कि जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में इक्वली हो। कोई मालिक नहीं होता इसमें, सब मालिक होते हैं, ठीक ना। लेकिन था तो कैपिटलिज्म, तो इस वजह से कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा थी और कुछ लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन सम एरियाज एंड बैकवर्डनेस इन अदर्स। क्या विरोधाभास दिख रहा है आपको? एक लाइन पढ़ते हैं आप तो लगता है कि कितना अच्छा था, अगली ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस,
जब सुनते हैं तो आज हमारे दिमाग में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम याद आता है, मिसाइल मंगन याद आता है, चंद्रयान याद आता है, 5G 4G 3G जैसी चीजें याद आती है। लेकिन उस समय इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ढूंढी नहीं थी। उस समय टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का मतलब था कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी में बहुत रोल था कि जब इंजन खोज लिए गए, स्टीम इंजन खोज लिए गए और उसके बाद फ्यूल इंजन ढूंढ लिए गए, तो जो ट्रेवल था वो, तो हमको एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि इंडिया में इसी समय पहली बार फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है रेलवेज में। तो रेलवेज को शुरू करने का जो श्रेय है वो अंग्रेजों को ही दिया जाता है। कहते हैं कि 1853 में मुंबई से थाने पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक ना बेटा? लेकिन क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स, जो कि दुनिया का खून चूस रहे थे, जो कि दुनिया के, वो अपने पैसे को किसी दूसरे देश के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। असल में इसके पीछे की मंशा क्या थी? अगर आप इंडिया का मैप देखें तो बड़ा ही वास्ट है। इधर ओशन है, सॉरी सी है, इधर भी सी है और इधर ओशन है। ठीक ना? अब इस मान लीजिए कि किसी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन यहां हो रहा है और इससे अच्छा त्वरित फ्रिक्वेंट तरीका कोई था नहीं। तो असल में जो रेलवे का डेवलपमेंट इन्होंने किया वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं था कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में और वहां पर रेलवे डेवलप हो जाएगी, रेलवे डेवलप होने की वजह से लोगों का आवाजाही आसान हो जाएगी, उनका कल्याण होगा। ऐसा इनकी सोच नहीं थी, बल्कि इसके पीछे की मंशा ये थी कि वो रेलवे डेवलप करके जो इंटीरियर एरिया है इंडिया के, वहां पर जो क्रॉप का प्रोडक्शन तेजी से पोर्ट एरिया में पहुंचाया जाए और वहां से फिर ब्रिटेन के कारखानों में पहुंचाया जाए। तो 19वीं सेंचुरी का बेटा यही कॉन्सेप्ट है आपका बेसिकली। थैंक यू बच्चों। देखिए, हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीकों से, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो गिरमिट लेबर्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, चाहे किसी भी तरीकों से जो लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ लेबर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इनके साथ साथ जो और भी तरह के क्रिएटिव लोग थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह यानी एक देश से दूसरी जगह पहुंच गए। इन्हीं में से हम लोग बात करेंगे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर थे विदेशों में। देखिए, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी का मतलब है जो किसी उद्योग को चलाने के लिए रिस्क उठाता है, स्टार्ट करने के लिए रिस्क उठाता है। और एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, यानी बाहर, अपनी कंट्री से बाहर कोई मुल्क, दैट इज अब्रॉड। तो शिकारपुरी श्रॉफ एंड नटुकुट्टई चेट्टियार, ये दो लोग, ये असल में दो लोग नहीं थे, बल्कि ये परिवार, दोनों लोगों के परिवार थे और इसमें कई भी मेंबर्स थे, लेकिन इन दो नामों से ये लोग काफी फेमस हुए थे। असल में इसमें काफी लोग थे। तो जब ब्रिटेन का या यूरोपियंस का जो कॉलोनाइजेशन है वो अमेरिका में चल रहा था, तो उनके पीछे पीछे कुछ भारतीय व्यापारी जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो भी पहुंचे। ठीक ना? और अलग अलग तरीकों के ट्रेड को एक्सपोज किया, एक्सटेंड किया, स्टेबल किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्हीं में से दो लोग थे, शिकारपुरी श्रॉफ एंड नट्टुकोट्टई चेट्टियार। ये लोग कौन थे? ग्रुप ऑफ फाइनेंसर्स एंड मर्चेंट्स। ये लोग फाइनेंसर्स के ग्रुप थे और मर्चेंट्स थे, यानी व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे। किस चीज का फाइनेंस करते थे? देखिए, जो बड़े बड़े बागान होते थे, जो फार्म हाउसेस होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी, उन्हें तो बैंक से और मार्केट से लोन मिल जाता था एग्रीकल्चर के लिए। आप जानते हैं कि 19वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हो रहा था दुनिया का। तो इन सब चीजों की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई, क्योंकि चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे लोगों का पेट भरना, अगर हमारा ये प्राइमरी सेक्टर पिछड़ा रहेगा तो दोनों काम नहीं हो पाएंगे। तो इस सेक्टर को भी ऊपर उठाने की जरूरत थी।
तो जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म थे, यानी जो बड़े बड़े फॉर्म थे, उनको पैसे की दिक्कत, खेती करने में पैसे लगते हैं, फार्मिंग में, किसानी में तो पैसे खर्च होते हैं ना, आप उसमें कुछ इनपुट दोगे तब ना आपको कुछ सरप्लस आउटपुट होगा। तो बड़े जो बागान थे उनको तो बैंक से और मार्केट से इजीली कैश अवेलेबल हो जाता था, फाइनेंस हो जाते थे, पैसे हो जाते थे। लेकिन उनके बारे में सोचिए, जो छोटे मोटे किसान थे उनका क्या, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी की वजह से इस दौर में हम देखते हैं कि नए तरह के साहूकारों और महाजनों का उदय होता है, जो महाजनी करते हैं और साहूकारों का उदय होता है। देखिए ये लोग क्या करते थे कि ये लोग किसानों को ऋण देते थे, कर्ज देते थे, फाइनेंस करते थे खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर को। लेकिन शर्त ये रहती थी कि जो भी आप उगाएंगे वो अपने देश में नहीं बेचेंगे, बल्कि आप हमें लाएंगे, हम उसको विदेशों में बेच देंगे। विदेशों में भी कहा, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का एरिया आप समझिए कि जिधर हमारा इराक, टर्की है, पुर्तगाल टर्की है, वो एरिया हमारा सेंट्रल एशिया का एरिया आता है, ठीक ना। और साउथ ईस्ट एशिया का मतलब हो गया जो हमारा म्यांमार है, जो हमारा इंडोनेशिया है, ये सारी कंट्रीज जो है हमारी वो साउथ, फिलीपींस है, जावा है, सुमात्रा है, दीज आर कंट्रीज आर नोन एज साउथ एशियन कंट्रीज। तो यहां पर ये जो एग्रीकल्चर सीड्स होते थे या जो एग्रीकल्चर से जो पैदावार होती थी उसको एक्सपोर्ट करते थे। तो ये लोग एक फाइनेंसर का ग्रुप थे और फाइनेंस करते थे छोटे किसानों को, और वो छोटे किसान जो भी पैदावार करते थे उसको ये लोग एक्सपोर्ट कर देते थे, डोमेस्टिक यूज के लिए वो नहीं होता था। They followed a high level system of transferring money throughout the various location of the world. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से पैसे को ट्रांसफर करने के लिए इनके पास बड़ी उच्च कोटि की व्यवस्था। तो ये लोग क्या क्या काम करते थे, सबसे पहले फाइनेंस करते थे एग्रीकल्चर को, दूसरी बात अनाजों का एक्सपोर्ट करते थे साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को, तीसरी बात इन्होंने एक अपना सिस्टम डेवलप कर रखा था जिसकी वजह से जहां जहां ये अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं वहां से मनी का ट्रांसफर बड़ा इजी हो सके। इसके वजह से इन्होंने लोगों का अपॉइंटमेंट भी किया, भरोसेमंद लोगों का, जो दूसरे देशों से पैसे को ला सके। तो ये थे हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर इन अब्रॉड। बच्चों हमारा सेकेंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में इंडियन ट्रेड, colonialism and the global system। अब यहां पर जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि एक तरफ तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट जो कि इंडिया से ब्रिटेन की तरफ हो रहा था वो काफी बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उसका एक्सपोर्ट इंडिया से ब्रिटेन की तरफ घट रहा था। 19th सेंचुरी में ये दो प्रवृत्तियां एक साथ हमको देखने को मिलती है, एक साथ ही साथ दोनों चलती रहती है। समझते हैं कुछ आंकड़ों से इसको। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का आंकड़ा देखते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, अगर हम 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात करें तो तब तक हमारा जो एक्सपोर्ट था वो लगभग 30% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ कर रहा था, यानी साल दर साल कम से कम इसमें 30% की ग्रोथ होती ही थी। थोड़े सालों के बाद 1815 तक हम देखते हैं, लगभग 15 सालों के बाद ही ये ग्रोथ रेट 30% से गिरकर 15% पर आ गई। और 19th सेंचुरी के 8th डिकेड के स्टार्टिंग तक आते आते ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था वो लगभग 3% तक आकर गिर गया। अब इसी टाइम ऑफ पीरियड में हमको फिर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की अगर देखें, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को देखें तो हमें क्या पाते हैं हम कि 1812 से 71 यानी लगभग इसी टाइम ऑफ पीरियड में जो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल था वो 5% से इंक्रीज करके 35%। कुछ बातें समझ में आ रही हैं क्या हो रहा है? मतलब कि भारत में जो माल तैयार किया जाता था, जैसे यहाँ का जो टेक्सटाइल था, यहाँ का जो ऑर्नामेंट का काम था,
यानी जो भी कंज्यूम करने के लिए जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे, यानी जो फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते थे। फिनिश्ड गुड्स आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो जिन चीजों का प्रोडक्शन करता है उसको बोला जाता है फिनिश्ड गुड। फाइंड करिएगा आप अगर आपको क्लियर नहीं है तो। अब देखिए, तो जो हमारा फिनिश्ड गुड था, जो ऐसी वस्तुएं जिनका डायरेक्ट उपभोग किया जा सके, जिनको डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लें, वो फिनिश्ड गुड होती है। तो इसका प्रोडक्शन इसका जो एक्सपोर्ट था वो 19th सेंचुरी में, जैसे जैसे 19th सेंचुरी का समय आगे निकलता चला गया वैसे वैसे ये एक्सपोर्ट कम होता चला गया। क्या देखें हम 1800 में देखते हैं 30%, 1850 में ठीक 15 साल के बाद देखने को मिलता है 15%, और 8 डिकेड तक यानी 1870 आते आते ये एक्सपोर्ट 3% पर आकर गिर गया। इसी टाइम ऑफ पीरियड में यानी 1812 से 71 के बीच में हम देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल था वो 5% से 35% बढ़ गया। तो आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं? क्यों? देखिए सर, यहां गिर रहा है और यहां बढ़ रहा है, दोनों में फायदा तो हमारा ही होना चाहिए ना, है ना? यहां हम लोग मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बेच रहे थे दूसरे देशों में और यहां हम रॉ मटेरियल को बेच रहे हैं दूसरे देशों में, तो फायदा तो हमारा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसी बातें दिमाग में आ सकती हैं लेकिन ऐसा है। समझिए हो क्या रहा था 18th सेंचुरी में, यानी 19th सेंचुरी में जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मोटा मोटा मतलब आप लगा लीजिए, जब चीजों का प्रोडक्शन मशीनों के जरिए मास लेवल पे शुरू हो गया। चीजें बनती किससे है? आप पेपर का इस्तेमाल करते हैं। पेपर किससे बनता है? प्लांट से बनता है, ठीक ना? आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड किससे बनता है? ब्रेड व्हीट से बनता है। आप मैगी का इस्तेमाल करते हैं, मैगी किससे बनती है? मैगी भी व्हीट से बनती है, ठीक है बेटा? तो ये क्या है? ये प्लांट क्या है? ये व्हीट क्या है? ये फ्लोर क्या है? ये सब क्या है? ये सब एग्रीकल्चर से आने वाले रॉ मटेरियल हैं जिनसे ये फिनिश गुड तैयार हो रहा है। फिर से समझिए फिनिश गुड को। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा? व्हीट का प्रोडक्शन होगा, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस व्हीट से फ्लोर बनेगा, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस फ्लोर से ब्रेड बनाया जाएगा, या ब्रेड ही या केक बनाया जाएगा। तो ब्रेड डायरेक्ट गेहूं तो खा नहीं सकते ना, गेहूं तो डायरेक्ट खाया नहीं जा सकता। खाएंगे क्या हम? या तो आटे को खाएंगे या तो ब्रेड को खाएंगे, यही करते हैं। तो ये फिनिश्ड गुड हुआ, ठीक ना बेटा? ये लेकिन ये जो व्हीट है ये रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। यानी ये जो इंडस्ट्री है, यानी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमी का, वो डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पे। अब प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जब सेकेंडरी सेक्टर को व्हीट देगा तभी ये फ्लोर ब्रेड या केक तैयार कर पाएंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा, चीजों को समझने में आसानी होगी। अब देखिए, अब 19th सेंचुरी में जब ब्रिटेन में, हम जानते हैं कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, चीजों का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब इस मास प्रोडक्शन यानी बहुत सारी चीजों का उत्पादन हो रहा था और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा, तो उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, ठीक? अब ये रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनेंगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी तो होनी चाहिए भाई। इकोनॉमी का जो सेंट्रल पॉइंट है इकोनॉमिक्स का, कि जैसे हर सब्जेक्ट की एक थियरी होती है, वैसे इकोनॉमिक्स की वन एंड ओनली वन थियरी है कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें और कितना प्रोडक्शन करें। पूरा इकोनॉमिक्स इसी पर बेस्ड है, और डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करते। तो भाई जब किसी चीज की डिमांड होगी तभी वो फैक्ट्रियों में बनेगा। आप डिमांड ही नहीं करेंगे, आप मान लीजिए शैम्पू यूज करते हैं, अब शैम्पू की आप डिमांड ही ना करें, डिमांड का मतलब मार्केट से परचेज ही ना करें, तो कंपनी क्यों बनाएगी उसको उसमें क्या फायदा होगा? आप प्लास्टिक का यूज करते हैं, कहते हैं प्लास्टिक बैन है, इन्वायरमेंट को बड़ा प्रॉब्लम होता है इससे। सही बात है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है हमारे एनवायरमेंट को, लेकिन उसमें गलती किसकी है? हमारी ही है। बैन है, आप डिमांड करते हैं, आप जाते हैं सब्जी लेने या कोई चीज तो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको नहीं करना चाहिए। जब आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंपनियां बनाना खुद कम कर देंगी। आपके नहीं करने का मतलब मार्केट में डिमांड कम हो गई, मार्केट में डिमांड कम होने का मतलब कंपनी वाले को प्रॉफिट कम हो गया, कंपनी को प्रॉफिट कम हो गया तो वो प्रोडक्शन करेगा ही क्यों? तो वही यहां पर हो रहा था। अगर इंग्लैंड के या ब्रिटेन के कारखानों में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा था, इसका मतलब है दुनिया में उसकी अलग अलग जो कॉलोनीज थी
वहां पर उन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। लेकिन ये तो है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से हमेशा फिनिश गुड निकलेगा, यानी ऐसी चीजें जिनका डायरेक्ट कंजम्पशन हो, उन चीजों को बनाने के लिए चाहिए एग्रीकल्चर, यानी रॉ मटेरियल्स। अब देखिए, ये रॉ मटेरियल का मार्केट इंडिया में बड़ा हो रहा है, यानी इंडिया के रॉ मटेरियल को कौन खरीद रहा है? इंग्लैंड के कारखाने, या कह लें इंग्लैंड। अब एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, इसको समझिए। अब इंडिया भी तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता था, यानी जो हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्रीज थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, इन सारी चीजें जो विदेशों में बेचा जाता था, जब इंग्लैंड में ही तैयार होने लगा, और इंग्लैंड में कारखानों में पैदा होने की वजह से, माल तैयार होने की वजह से उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम थी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से उसके दाम भी कम थे, लेकिन गुणवत्ता खराब थी, क्वालिटी खराब थी उसकी। अब वही इंडिया में जो टेक्सटाइल बनाया जाता था, वो हाथ से बनाए जाते थे, अधिक मानव श्रम की, अधिक ह्यूमन आवर्स की जरूरत पड़ती थी उसको बनाने के लिए। इस वजह से उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा था, और उसके दाम भी ज्यादा थे, उसके जो रेट थे वो हाई होते थे। तो इस कश्मकश में जो इंडियन प्रोडक्ट थे, वो यूरोप में कहीं टिक नहीं पाए। भाई, एक जगह सस्ते का ऑप्शन है, एक जगह महंगे का ऑप्शन है, सीधी सी बात है, हम सस्ता लेंगे। लेकिन फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने काफी संघर्ष किया है, इसलिए अपनी गुणवत्ता की बदौलत। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अलग अलग तरह की कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज लगा लगा के इतने सारे टैक्सेस लगाए, जो भी इंडिया से चीज एक्सपोर्ट हो रही है इंग्लैंड में, कि उसके दाम इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हो गए, उसके रेट इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हो गए। अब जब रेट इंग्लैंड में ज्यादा हो गए, उसको लोग खरीद ही नहीं सकते थे, यानी डिमांड कम हो गई। अब जब डिमांड कम हो गई, तो बनाने वाला चाहे उसको प्रॉफिट कम हो गया, तो वो प्रोडक्शन करेगा ही क्यों? इसके साथ ही साथ एक काम और किया, जो इंग्लैंड से माल तैयार होता था, उसको जब इंडिया भेजा जाता था, तो उस पर किसी भी तरह की टैक्स ड्यूटी नहीं थी, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था, जिसकी वजह से वो माल सस्ता बिकता था। तो इस तरह से हमको क्या देखने को मिला कि एक तरफ जहां हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों में कम हो रही थी, एक्सपोर्ट जो था इसका कम हो रहा था, वही रॉ मटेरियल्स का जो एक्सपोर्ट था वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। ठीक ना? अब ये जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया थे, अब जब वापस इंडिया का रॉ मटेरियल इंग्लैंड गया, इंडिया का मान लेते हैं कॉटन इंग्लैंड गया, यहां कपड़ा बन के फिर आकर इंडिया में ही बिक रहा है। समझ रहे हैं? यानी हम अपना ही चीज दूसरे देश से बनवाकर अपने ही खरीद रहे हैं, और वो हमको महंगा पड़ने लगा। भाई, जो अब सोचिए, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बने माल है, यानी कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा ही है, तो कॉटन इंडिया में खूब पैदावार होती है। इंडिया में आपको पता है, गुजरात इधर काली मिट्टी, उधर कॉटन बहुत पैदा होता है। इसी वजह से मुंबई से थाने पहली बार रेल भी चलाएगी कि कॉटन को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके पोर्ट, और उसके बाद वहां से इंग्लैंड भेजा जा सके। अब देखिए, कॉटन रॉ मटेरियल है कपड़े का, कॉटन पैदा हुआ है इंडिया में, इंडिया से गया वो इंग्लैंड फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो गया। इंग्लैंड जाने के बाद उसका कपड़ा तैयार हुआ, ठीक है ना, मशीनों से कपड़ा तैयार हुआ उसका, और वो फिर आया इंडिया में, ठीक ना। अब देखिए, अब इंडिया वाले भी कपड़ा तैयार कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले हाथ से तैयार कर रहे हैं, और जो इंग्लैंड में था वो मशीनों से तैयार होता था। इंडिया वाले जो कपड़े बन रहे थे, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी, इस वजह से वो महंगा था। लेकिन जो ब्रिटेन में कपड़े बन रहे थे, वो मशीनों से तैयार हो रहे थे, इसकी वजह से उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था, यानी वो सस्ता था। इंडिया तो पहले से ही दरिद्र था, पैसे थे नहीं उसके पास। हमारे यहाँ के जो शासक प्रशासक थे, उन्होंने एक जनता के ऊपर इतना टैक्स लगाया हुआ था कि लोगों के पास अपने जीवन निर्वाह के और कोई चारा ही नहीं बचा था। पैसे पहले से ही कम थे, ऊपर से इंडियन कपड़े महंगे, इंग्लैंड वाले सस्ते। तो इस तरह से क्या हुआ, इंग्लैंड के कपड़े इंडिया में खूब बिकने लगे, सस्ते थे, लोग खरीद पाते थे और पहनने लगे, ठीक ना। अब इंडिया में भी इंडियन कपड़ों की मार्केट खत्म हो गई, और जो विदेशों में थी वो भी खत्म हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग जो था, जो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लगा हुआ था, वो बेरोजगार हो गया। अभी इससे पहले जो मैंने जो लेबर माइग्रेशन बताया था, उसमें भी ये कारण कुछ था। और 18वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो दो चीजें थी उसका मेन एक्सपोर्ट होता था, एक इंडिगो, एक ओपियम। देखिए, इंडिगो जो है, आपने अभी जब आप नेशनल मूवमेंट इन इंडिया आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर चंपारण सत्याग्रह की बात आई होगी। तो बिहार के बहुत बड़े हिस्से पर इंडिगो की पैदावार की जाती थी। असल में यह था कि जो इंडिगो यानी नील जिसको कहते हैं, जिससे कपड़े की रंगाई होती है,
वो भारत का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, यहां पर जो नील पैदा होती थी और विश्व में अलग अलग हिस्सों में जो नील पैदा होती थी, दोनों के कलर में फर्क था। यानी इंडिया का कलर जो था वो ज्यादा चटक था, ज्यादा सुंदर था, ज्यादा दिन तक चलता था। इस वजह से यहाँ के नील की डिमांड यानी इंडिगो की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, खासतौर से ब्रिटेन में, इसलिए कपड़ों को रंगने के लिए। ठीक ना बेटा? एक इंडिगो था और दूसरा था ओपियम। ओपियम यानी अफीम। आपको जानकर हैरानी हुई कि जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने इंडिया में अफीम की खेती की और अफीम की खेती करने के बाद इसकी ब्लैक मार्केटिंग चाइना में की। आप ओपियम वार के बारे में आप नेट पे ढूंढिएगा और ओपियम की खेती किसने सबसे पहले शुरू की इंडिया में, इसके बारे में आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। हम लोग लाइव क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे, आप ये मुद्दा जरूर उठाइएगा।